हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो भी मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कड़ी में मेरी जो वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के विषय में कुछ जानकारी दे रहा था और आज की वीडियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई दूसरी वीडियो होगी, पार्ट 2 होगा। आज हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वो शब्द है महाभियोग। महाभियोग। महाभियोग जैसे शब्द का जो है प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है महाभियोग? कौन सी प्रक्रिया होती है? राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ ये महाभियोग शब्द किस प्रकार से काम करता है, कब काम करता है, इसके बारे में कुछ जानकारी साझा करने की कोशिश करूँगा। महाअभियोग, इसे हम लोग इंग्लिश में अगर पढ़ने की कोशिश करें तो इसे कहते हैं हम लोग इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट कहते हैं। संविधान में ये शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही उपयोग में लाया गया है। महाभियोग के शब्द को अगर हम बात करने की कोशिश करें तो अनुच्छेद 56 और 61 दो जगह इसका जिक्र करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की जो वीडियो है वो क्या एक्सप्लेन करती है देखते हैं थोड़ा। पहला जो पॉइंट होगा आज का, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान में लिखी हुई बातों को फॉलो ना करके उसका अतिक्रमण करते हैं, तो इस प्रकार का जो शब्द है महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। तो इस लाइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि संविधान के अतिक्रमण करने पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर या संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी हाउस, दो तरह के हाउस होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, या लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस में महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। किसके खिलाफ लाया जा सकता है महाभियोग का प्रस्ताव? राष्ट्रपति के खिलाफ। इसमें एक लाइन हम लोग और जोड़ेंगे, लेकिन प्रस्तावक की कुल संख्या 1/4 होनी चाहिए, 1/4 होनी चाहिए, 1/4 होनी चाहिए। प्रस्तावक मतलब जो लोग लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ हमें महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है, तो उनकी संख्या कुल संख्या का 1/4 होना चाहिए। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है तो लोकसभा की कुल संख्या का 1/4, राज्यसभा में यदि लाया जा रहा है तो राज्यसभा की कुल संख्या का 1/4 हिस्सा संसद में उन लोगों की संख्या होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। जब राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव किसी भी हाउस में लाया जाता है तो इस प्रस्ताव पर किसी भी हाउस में चर्चा होने से पहले, जब किसी भी हाउस में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो उस प्रस्ताव को लाने से पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है कि भाई साहब आपके खिलाफ
माननीय राष्ट्रपति जी, आपके खिलाफ इस प्रकार की प्रक्रिया उस भवन में या उस हाउस में लाई जा रही है, तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी चाहिए। और राष्ट्रपति को लगभग 14 दिन पहले, राष्ट्रपति को लगभग 14 दिन पहले, राष्ट्रपति को लगभग 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। महाभियोग चाहे किसी भी हाउस में लाया जाए, एक तो 1/4 संख्या होनी चाहिए प्रस्तावक की, और लगभग 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। और हम लोग ये जो राष्ट्रपति को सूचना देने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति को यह सूचना कौन देगा? इतने सारे लोगों में से राष्ट्रपति जी को यह सूचना पहुंचाएगा कौन? तो यह सूचना कि आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, यह सूचना प्रस्तावित हाउस का मतलब है कि जिस हाउस में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, प्रस्तावित हाउस के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसकी सूचना राष्ट्रपति को देते हैं। अगर लोकसभा में लाई जा रही है, लोकसभा में अगर प्रस्ताव लाया जा रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष उसकी सूचना राष्ट्रपति जी को देंगे, और यदि राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है तो राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति जी को इसकी सूचना देंगे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी हाउस में रखा जाता है तो राष्ट्रपति भी उस महाभियोग के खिलाफ अपना पक्ष रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपना पक्ष रख सकते हैं। अब यदि किसी भी हाउस में लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, तो उस प्रस्ताव को अगर हम पारित करने की बात करें कि किसी भी हाउस में अगर प्रस्ताव को पारित करना है तो उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए उस हाउस के, लोअर हाउस या अपर हाउस, उस हाउस के लगभग 2/3 सदस्य उसके पक्ष में होने चाहिए, उस प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए। प्रस्ताव मतलब महाभियोग के पक्ष में होने चाहिए। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो। अगला पॉइंट चलते हैं। अगर हम बात करें कि किसी एक हाउस में प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, पारित होने के बाद दूसरे हाउस में जाता है, जैसे अगर हम लोग मान के चलें कि पहले प्रस्ताव कहाँ रखा गया, लोकसभा में रखा गया, लोकसभा से ये जो प्रस्ताव है ये पारित हो गया, और पारित होने के लिए हमने आपको बताया कि लगभग 2/3 सदस्य, कुल संख्या का जो 2/3 सदस्य है वो इस पक्ष में होना चाहिए। लोकसभा में पारित होने के बाद यह प्रस्ताव फिर सीधा कहाँ जाएगा, ये प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी अगर इस प्रस्ताव को पारित करना है तो लगभग 2/3 सदस्य इसके पक्ष में वहाँ पर भी होने चाहिए। मतलब किसी भी हाउस में अगर प्रस्ताव पारित होना है तो लगभग 2/3 सदस्यों का होना बहुत ही आवश्यक है। बढ़ते हैं आगे, एक नोट लिख लेते हैं इससे संबंधित। नोट ये है, हमने कुछ दिन पहले बताया था जब पहली वाली वीडियो बनी थी और राष्ट्रपति जी के बारे में हम लोग निर्वाचन की बात कर रहे थे, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और जितनी भी विधानसभाएं हैं देश में, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे लोकसभा और राज्यसभा की। लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यहाँ तक कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा लगभग 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये जो मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चुनाव में वोट नहीं करते, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन अगर महाभियोग की बात हो रही है, राष्ट्रपति जी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, तो महाभियोग के प्रस्ताव में जो मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य जैसे 2 सदस्य लोकसभा में और 12 सदस्य कहाँ होते हैं,
राज्यसभा में, तो ये मनोनीत सदस्य जो हैं ये महाअभियोग में हिस्सा लेते हैं। मनोनीत सदस्य हिस्सा लेते हैं मतलब अगर देखा जाए तो चुनाव में मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है तो इस प्रकार के प्रस्ताव में मनोनीत सदस्य भी अपना हिस्सा लेंगे, अपनी वोट करेंगे। यहाँ हम लोग अगर चुनाव की बात करें राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमने ये बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं और सभी राज्यों के विधानसभा, यहाँ तक कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर महाभियोग की बात करी जाए तो महाभियोग में 29 या 28 राज्यों के की जो विधानसभा है, यहाँ तक कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा जो सदस्य है वो महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते। मतलब विधानसभाएं हिस्सा नहीं लेती हैं, केवल लोकसभा और राज्यसभा से ही ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महाअभियोग से जुड़ी हुई कुछ और बातों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है वो? ये जो महाअभियोग की जो प्रक्रिया है, ये जो महाअभियोग की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, इसका क्या मतलब है कि अगर एक हाउस में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, जैसे सपोज करें कि अगर प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में, अगर किसी एक हाउस में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो दूसरा हाउस उसकी जांच करा सकता है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो दूसरा हाउस जैसे राज्यसभा उस महाअभियोग के प्रस्तावों की जांच करा सकता है। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी दूसरे हाउस के द्वारा और वो कमेटी इस बात की जांच करेगी कि जो महाभियोग का प्रस्ताव राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं है। तो इस कमेटी ये जो कमेटी बनाई जाती है दूसरे हाउस के द्वारा, यह कमेटी की न्यायिक शक्ति है कि वो उसकी जांच करा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या कहता है, यदि एक हाउस प्रस्ताव को पारित करके दूसरे हाउस में भेजता है, जैसे सपोज करें कि पहले प्रस्ताव कहाँ लाया गया, लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया और यहाँ से उसको लगभग 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर दिया गया। पारित करने के बाद उसे कहाँ भेजा गया? राज्यसभा में भेजा गया। उसे राज्यसभा में भेजा गया। तो जो राज्यसभा है, जो दूसरा हाउस है, यदि प्रस्ताव पारित करने के लिए मना कर देता है, यदि राज्यसभा मना कर देगा कि भाई साहब हम प्रस्ताव को पारित नहीं कर रहे, हम इसका प्रक्रिया को ही शुरू नहीं कर रहे, तो वो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो समाप्त हो जाएगा, वो समाप्त माना जाएगा। कभी कभी एक शब्द का उपयोग किया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों का एक संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। तो इस संयुक्त अधिवेशन को अगर हम राष्ट्रपति जी के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया को ला रहे हैं, प्रस्ताव को ला रहे हैं, तो महाअभियोग प्रस्ताव के लिए ये जो संयुक्त अधिवेशन है ये नहीं बुलाया जा सकता। महाअभियोग जब लगाया जाता है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अगर राष्ट्रपति जी के खिलाफ किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है तो महाभियोग प्रस्ताव लगाया जाता है, लेकिन उस समय अवधि में जब तक राष्ट्रपति अपनी सीट पर हैं तो राष्ट्रपति जी की जो पावर होंगी, जो शक्ति होंगी, वो पहले की तरह सेम होंगी, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर है तब तक उनके खिलाफ या उनकी शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पर यह भी होता है कि राष्ट्रपति के बारे में मैंने बताया था कि लगभग 25 जुलाई को वो नए राष्ट्रपति जो बनते हैं वो अपनी शपथ लेते हैं। तो कार्यकाल पूरा होने के बाद कोई भी राष्ट्रपति जो है वो अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक नए राष्ट्रपति उस पद पर नहीं आ जाते। दूसरा, कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति किसी भी पद को धारण कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी आवश्यक रूप से आपको समझना है। तो यहाँ आकर
हमारी महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो समाप्त होती है। महाभियोग से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें मैंने आपको बताई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी अगली जो हेडिंग है, और अगली हेडिंग है हमारी सेपरेट हेडिंग होगी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 53 की, आर्टिकल 53 की बात करते हैं। यहाँ एक शब्द, एक लाइन का प्रयोग किया गया है कि संघ, जो भारत है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इन कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है, इन कार्यपालिका शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति किस प्रकार करता है? तो राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ लोगों की सलाह पर करता है। अपने अधीनस्थ लोगों की सलाह पर कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करता है। ये बात अनुच्छेद 53 में लिखी हुई है। बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, जो सीधा राष्ट्रपति जी से जुड़ा है। अनुच्छेद 75 है। ये अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से भी जुड़ा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 75 में ये पॉइंट लिखा हुआ है। अगला पॉइंट क्या कहता है इस अनुच्छेद का, कि भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का जो काम है, शपथ दिलाने का काम वो किसका है? राष्ट्रपति जी का है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी, किसके द्वारा दिलाई जाएगी? राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाएगी। और शपथ के संबंध में संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अच्छा, भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इसी कारणवश शपथ जो लेते हैं वो एक मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, शपथ दिलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है, और प्रधानमंत्री एक मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जी का क्या काम होगा? भारत देश के जो पीएम होंगे, पीएम मतलब जो प्रधानमंत्री होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य जो मंत्री हैं उन मंत्रियों की
नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इसकी सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मंत्री होते हैं, ये मंत्री हमेशा पद की शपथ लेते हैं। मंत्री हमेशा पद की शपथ लेते हैं, ना कि उसकी शपथ लेते हैं कि जिस विभाग में वो जा रहे हैं। मतलब विभाग की शपथ नहीं लेते हैं, पद की शपथ लेते हैं, विभाग की शपथ नहीं लेते। इसके बाद हम लोग अनुच्छेद अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद क्या कहता है? हमारा एक अनुच्छेद है 75 के बाद एक अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि संघ सरकार, प्रधानमंत्री जी किसी दूसरे देश के साथ कोई डील कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो संघ सरकार के सभी कार्य, जितने भी कार्य भारत देश किसी दूसरे देश के साथ कर रहा है, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इसके भी बाद अनुच्छेद 77 में ये भी लिखा हुआ है कि मंत्रियों के बीच डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब कार्य का आवंटन राष्ट्रपति करेंगे। मंत्रियों के बीच कार्य के जो आवंटन है वो राष्ट्रपति करेंगे, या उससे जुड़े हुए कोई भी नियम भी हैं तो भी वो राष्ट्रपति जी ही बनाएंगे। ये अनुच्छेद 77 में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, और हमारा जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 78 क्या कहता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या कहता है कि भारत देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था की जानकारी मांग सकते हैं कि क्या चल रहा है भैया देश में, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर दूसरा, विधि निर्माण, कोई कानून, कोई नियम बनाया जा रहा है तो विधि निर्माण की जानकारी मांग सकते हैं। कौन मांग सकता है? राष्ट्रपति मांग सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं। और क्या पॉइंट है? मंत्री परिषद पर चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रपति देश में मंत्री परिषद पर चर्चा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी राष्ट्रपति किसी भी अधिकारी इवन प्रधानमंत्री से ही मांग सकते हैं। और यहाँ एक चौथे नंबर पर हम लोग नोट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री की, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ये संवैधानिक ड्यूटी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे सारी जानकारी राष्ट्रपति जी को उपलब्ध कराएं। ये जिम्मेदारी है उनकी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है? अनुच्छेद है अगला 76। हमारे देश के
जो राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, वो मंत्री परिषद की सलाह पर या मंत्री परिषद की डिमांड पर भारत के एजी मतलब अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 76 में, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पर। ये एजी का काम, हिंदी में इनको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इनको महान्यायवादी। इनको हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। ये महान्यायवादी की नियुक्ति या शपथ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहती है। ये अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी अपने पद पर कब तक रहते हैं? जब तक राष्ट्रपति चाहे। 76 में है। इसके बाद सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ये कंट्रोलर, अटॉर्नी जनरल, जैसे ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसे हम लोग हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी को तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन अगर कैग को हटाने की बात है तो कैग को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संसद द्वारा हटाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 76 में और भी बातें हैं। क्या क्या बातें हैं कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर जितने भी राज्य हैं वहाँ के राज्यपाल, गवर्नर, स्टेट गवर्नर को नियुक्त करते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे। राज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे संघ शासित प्रदेशों में एक हमारे उप राज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एलजी, जिन्हें हम लोग एलजी भी कहते हैं। उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होते हैं, वहाँ क्या होते हैं? प्रशासक होते हैं। प्रशासक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और ये जितने भी मैंने राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक जो बताए हैं, ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं और राष्ट्रपति ने शपथ नहीं दिलाते। थोड़ा ध्यान रखेंगे। जितने भी पद हैं ये, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। एक अनुच्छेद है हमारा और वो अनुच्छेद है 74। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को कुछ काम ऐसे होते हैं जहां उनको सलाह की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं, जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी।
और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को उनके कार्यों में हेल्प करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जो उनको सलाह देगी विशेष कार्यों के लिए, और उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आज की जो हमारी वीडियो है हम उसको यहीं समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और कार्यपालिका शक्ति के बाद हमारी जो अगली वीडियो होगी वो व्यवस्थापिका शक्ति से होगी और संसद से संबंधित शक्तियां जो राष्ट्रपति जी के पास हैं। तो इस विषय में हम अब अगली वीडियो में बात करेंगे। और आज जो जानकारी आप लोगों के साथ साझा की गई है उम्मीद करता हूं कि वो फ़ायदेमंद होगी आप लोगों के लिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में राष्ट्रपति से पूछे गए कोई भी सवाल आप इस वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस उम्मीद के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।